हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। देखिए, इसके पहले मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर इंग्लिश का अपलोड कर दिया है और आप देखेंगे ध्यान से कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी सभी के सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो बीएससी का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से जाकर सैम्पल पेपर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्योंकि दोनों पेपर बिल्कुल सेम है। इसी पैटर्न पे आपका पेपर भी आने वाला है और मैं भी आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में सारी समरीज, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों में, ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सभी दूर शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग पढ़ सकें। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 1 के अंदर क्या करना है आपको। यूनिट 1 के अंदर आपको 6 चैप्टर्स हैं। ट्री, जिसके राइटर है टीना मॉरिस। सेकेंड है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसीम। ईदगाह कहानी, प्रेमचंद जी की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह। अ लेटर टू गॉड, बहुत फेमस चैप्टर है ये भी। गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स और माई बैंक अकाउंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सब चैप्टर्स का नाम और इन सब के राइटर के नाम ये आपको पहले से याद करना है, ठीक है। चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर के नाम, तो ये आपको वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि किस चैप्टर के राइटर कौन है। तो ये पहला काम आपका ही हो गया। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आइए एक एक करके पहले मैं आपको इन चैप्टर की समरी बताता हूँ ताकि आप अच्छे से फिर क्वेश्चन आंसर लिख पाएँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो हमारे पास है ट्री चैप्टर की समरी। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, दिस पोएम एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ये जो पोएम हमें बताती है कि ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ डेजर्ट विदाउट ट्री। पूरी दुनिया जो है वो पूरा डेजर्ट बन जाएगी, एक रेगिस्तान बन जाएगी ट्री के बिना। बिकॉज इन हिज परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस मैनी इज़ कटिंग डाउन ट्रीज एट अ रैपिड पेस। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने के बहाने लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं रैपिड स्पीड से, मतलब तेज़ गति से। द विस्परिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्री हैज़ सीज्ड एंड दे हैव टर्न्ड पेल। जो पत्तियों की आवाज़ पूरे कानों में गूंजती थी वो शांत हो गई है और पूरी तरीके से लोग अंधाधुंध दौड़ में चल रहे हैं जो पूरा उसको मतलब पूरा ख़राब कर दिए है। तो ये आपने देखा कि पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ बंद हो गई है, वो बिल्कुल टर्न्ड पेल मतलब मुरझा गए हैं। नाउ द डैमेज हैज़ बिन डन। लेकिन जो नुकसान था अब वो हो चुका है। नो मैटर हाउ मच मेनी ट्रीज टू कंपनसेट। अब आप कुछ भी कर ले लेकिन कितने लोग उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। दीज लॉज बाय मेकिंग आर्टिफिशियल ट्री। आप नकली पेड़ लगा लीजिए, बाय पेंट आप पोत के बना लीजिए, ब्रश के द्वारा बना लीजिए या प्लास्टिक मटेरियल से पेड़ बना लीजिए। अब आप कुछ नहीं कर सकते। बट इवन तो दे लुक रियल दे आर नथिंग एज कम्पेयर टू रियल ट्रीज। चाहे वो दिखने में कितने भी वास्तविक रियल पेड़ के समान दिखें, लेकिन वो प्लास्टिक के पेड़, बनाए हुए पेड़ उस वैसे ही रहेंगे। देयर बर्ड्स कैन नेवर ब्लॉसम। जो उनके कलियों में से जो खुशबू आती है वो कभी नहीं आएगी। नॉर कैन देयर लीव्स सिंग विद द ब्रीज। और जो उनकी हवा के साथ उनकी पत्तियों में से आवाज़ आती थी एक मधुर सी, वो भी कभी नहीं आ सकती। तो ये आपको ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है चैप्टर। ये आपको इसका राइटर का नाम और ट्री के बारे में समरी जो बताई है ये आपको याद रखना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ पर इस समरी की सहायता से कोई भी आंसर लिख सकते हैं गाइस। नंबर स्कोर करने का यही तरीका, चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का। आप चैप्टर की समरी ध्यान रखिए। कुछ बच्चों ने हिंदी में क्या किया, जो मैंने सैम्पल पेपर बताया था उसको रट के गए, गलत। मैंने आपको क्या बताया था हिंदी के पेपर में भी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दिए थे मैंने ऑलरेडी आपको कि इन चैप्टर की समरी करना है, इन चैप्टर का सारांश पढ़ के जाना है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब आप क्या करते हो, रट्टा लगाते हो, गलत। आपको समरीज याद करना है, क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लोगे। हिंदी में आपको यही करना था, सारांश पढ़ना था, डिटेल आपको मन से लिखना थी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा सेकेंड चैप्टर, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। द पोएम इज़ अबाउट द नाइट। ये पोएम उस रात के बारे में है। व्हेन द पोएट्स मदर, जब पोएट की मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, जब उसको स्कॉर्पियन ने जो है स्टंग का मतलब काट दिया था। विच वॉज हाइडिंग बिहाइंड द सेक ऑफ राइस इन देयर हाउस, जो एक चावल के बोरे के पीछे छुपा हुआ था। द स्कॉर्पियन वॉज शेल्टरिंग फ्रॉम 10 hours ऑफ कंटिन्यूस रेन।
बाहर क्या 10 घंटों से बारिश होती है, इसलिए स्कॉर्पियन मतलब जो बिच्छू होता है वो वहाँ पर छुपा रहता है। बट आफ्टर बाइटिंग द पोएट्स मदर, लेकिन जो उसकी मम्मी को काटने के बाद इट अगेन वेंट आउट इन द रेन, वो वापस बाहर बारिश में चले जाता है। द नेबर्स पॉल्ड इन टू हर टू ऑफर एडवाइस एंड हेल्प, अड़ोसी पड़ोसी जो है वो उनके झोपड़े मतलब उनके घर के अंदर आ जाते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सम वर, कुछ लोग चैंटिंग प्रेयर, समवन लुकिंग फॉर द स्कॉर्पियन एंड समवर सिटिंग विद द मदर, कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग स्कॉर्पियन को देख रहे हैं कि कहाँ है वो, और समवर सिटिंग विद द मदर, और कुछ लोग उसकी माँ के पास जाकर बैठ गए। ऑल सॉर्ट ऑफ क्योर्स वर ट्राइड, सभी प्रकार के क्योर मतलब उपचार कर लिए जाते हैं बाय द नेबर्स, हर हस्बैंड एंड द लोकल प्रिस्ट, उसके मतलब पति द्वारा, जो लोकल वहाँ के प्रिस्ट मतलब पुजारी वगैरह होते हैं सबके द्वारा। बट इट सीम्स एज इफ ओनली टाइम प्रूव्ड टू बी द बेस्ट हीलर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइम होता है वो होता है बेस्ट हीलर, मतलब टाइम के द्वारा ठीक हो जाती है। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे बाद, द मदर सफरिंग केम टू एंड, उसकी माता का जो दर्द है ख़त्म हो जाता है। इवन आफ्टर ऑल दिस द मदर थैंक्ड गॉड, इतना सब होने के बाद भी उसकी मम्मी भगवान को थैंक कहती है। दैट द स्कॉर्पियन हैड पिक्ड हर, स्पेयर्ड हर एंड स्पेयर्ड हर चाइल्ड, मतलब उन्होंने बोला स्पेयर्ड हर, दो ये नहीं आएगा यहाँ पे, गलत प्रिंट हो गया ये, कि वो ये भगवान से मतलब थैंक यू बोलती है कि बिच्छू ने उसे काटा और उसके बेटे को नहीं काटा, उसके बेटे को छोड़ दिया। तो ये स्टोरी एक मदर के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि कितने घंटे बाद उसकी माँ ठीक हो गई थी, तो 20 घंटे बाद। कैसे ठीक हुई थी? अपने आप ऑटोमेटिक टाइम बीत जाने पर ठीक हो गई थी। उसकी माँ को किसने काटा था? स्कॉर्पियन ने काटा था। चैप्टर का नाम क्या है? द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। राइटर का नाम क्या है? निसीम, जो पूरा नाम याद रखना आप। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। अब थर्ड चैप्टर की समरी, ईदगाह चैप्टर की, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट करा है खुशवंत सिंह ने। आपको दोनों के नाम ध्यान रखना है। ये स्टोरी वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी में से एक, और आप सबने बचपन में सुनी होगी। ईदगाह जो है वो एक ईद का फेस्टिवल होता है। ये स्टोरी है एक 4 साल के अनाथ बच्चे की जिसका नाम था हामिद, हु लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर अमीना, जो उसकी दादी माँ अमीना के साथ रहता है। हामिद हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज पेरेंट्स, अभी अभी उसके माता पिताजी का देहांत हो गया था। हाउएवर हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम दैट, तो उसकी मदर ने उसे बताया था दैट हिज फादर हैज़ लेफ्ट टू अर्न मनी, तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी जो है वो पैसा अर्न करने के लिए बाहर चले गए हैं। एंड दैट हिज मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह टू फेच लवली गिफ्ट फॉर हिम, और उनकी मदर जो है वो अल्लाह के पास गई ताकि उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ला सके। दिस फील्स हामिद विथ होप, तो इससे हामिद को उम्मीद थी कि एक दिन उसके मदर फादर ज़रूर आएंगे। डिस्पाइट अमीनाज वरी सराउंडिंग देयर पॉवर्टी एंड हर ग्रैंड सन्स वेल बींग्स, अमीना जो थी इसके अलावा वो बहुत गरीब थी। एंड हर ग्रैंड सन्स वेल बींग, वो एक हामिद को अच्छा इंसान हमेशा से बनाना चाहती थी। ठीक है। हामिद इज़ अ हैप्पी एंड पॉजिटिव चाइल्ड, हामिद हमेशा खुशहाल रहने वाला एक पॉजिटिव बच्चा था। ऑन ईद हामिद सेट आउट फॉर द ईदगाह, हामिद रेडी होकर ईदगाह के लिए गया विथ अदर बॉयज़ फ्रॉम द विलेज, बाकी गांव के विलेज के बच्चों के साथ। विथ 3 पैसे एज ईदी फॉर द फेस्टिवल, देखो मुस्लिमों में ईदी मिलती है, मतलब खुशी में उनको पैसे देते हैं, तो 3 पैसे मिले थे उसको, तो ईदी के रूप में वो लेकर गया था कहाँ पर? ईदगाह के फेस्टिवल में। द अदर बॉय स्पेंड देयर पॉकेट मनी ऑन द राइड्स, कुछ लोगों ने अपने पैसे राइड्स मतलब झूले पे खर्चा किए, कैंडीज़ खाने में, और ब्यूटीफुल क्ले टॉयज़ और मिट्टी के खिलौने खरीद लिए। हामिद बाइज अ पेयर ऑफ टंग्स, हामिद ने जो एक चिमटा खरीदा था फॉर हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के लिए। द स्टोरी एंड्स ऑन द टचिंग नोट, ये स्टोरी का बहुत टचिंग रोल था। व्हेन हामिद गिफ्ट्स द टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर, जब हामिद ने वो जो है चिमटा उसकी ग्रैंड मदर को दिया। एट फर्स्ट शी स्कोल्ड हिम फॉर मेकिंग द परचेस, उसकी माँ दादी माँ चिल्लाती है उसको कि तुमने क्यों खरीदा। बट लेटर ब्रस्ट इन टू टीयर्स, लेकिन बाद में उनकी आंखों में मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं। एट दिस एंड ब्लेस्ड हिम, जो उनको बिल्कुल दया भावना बदल देते हैं, उसको बहुत ब्लेस करती है वो। ये देखो हामिद उससे ये कहता है कि आप जब रोटियां बनाती थी तो क्या आपके हाथ जल जाते थे, तो इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लेकर आया हूँ ताकि आपके हाथ ना जले, है ना। और हामिद के जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे खिलौने को तो मेरा लोहे का चिमटा एक बार में गिरा देगा।
अगर मैं इसे कंधे पे रख लूँ तो बंदूक बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे तर्क देता है उसके दोस्तों को, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत प्यारी स्टोरी है। नेक्स्ट चैप्टर में से भी क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर बनेगा पेपर में। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ। ये एक भगवान के ऊपर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा फेथ होता है। इन गो टू रिटर्न बाय द J.L.Y. फियोन्टीज, ये राइटर ने लिखा है। द राइटर हैज़ ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ ऑफ पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड। राइटर ने ये बताया है कि एक फार्मर को भगवान के ऊपर कितना फेथ, कितना भरोसा होता है। द स्टोरी बिगिंस विथ लेंचो। लेंचो क्या है? एक किसान का नाम, एक फार्मर का नाम है। होपिंग फॉर रेन्स, वो बारिश की उम्मीद करता है। सो दैट हिज क्रॉप्स में गिव अ बेटर यील्ड, ताकि उसकी फसलों जो अच्छी लहर लहा उठे और उसकी फसलें अच्छी उगे, इसलिए वो क्या करता है, भगवान से रेन, बारिश आने के लिए उम्मीद करता है। द रेन डज कम बट ही इज़ फॉलोड बाय अ डिवास्टिंग हेलस्ट्रोम। लेकिन बारिश तो आती है, लेकिन बारिश के साथ साथ में ओले, रेन के साथ साथ में हेल स्ट्रोम, जो थे ना बर्फ़ के गोले गिरना, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, वैसे हेल स्ट्रोम गिरना शुरू हो गया। हेल स्ट्रोम डिस्ट्रॉय ऑल द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जितनी भी फसलें अच्छी खड़ी हो गई थी वो उस हेल स्ट्रोम के कारण तबाह हो गई, ख़राब हो गई। लीव्स लेंचोज स्टेयरिंग इनटू द ब्लिक फ्यूचर अहेड, और उससे लेंचो का आगे का पूरा भविष्य उस हेल स्ट्रोम ने खराब कर दिया। बट लेंचो इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड, लेकिन लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है। आस्किंग फॉर सम मॉनिटरी हेल्प, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मॉनिटरी हेल्प करे, मतलब कितने पैसे मांगता है, 100 पैसेस। कितने मांगता है, 100 पैसे मांगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। लेंचो ऑल्सो विशेस टू रीपे द डेप्ट व्हेन द नेक्स्ट क्रॉप वुड गिव हिम इनफ मनी, और भगवान से भी बोलता है कि आप मुझे अभी दे दो, जब अगले साल जब मेरी फसलें अच्छी उग जाएगी, अच्छी मुझे पैसे होंगे, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आफ्टर सीइंग लेंचोज लेटर, द पोस्ट मास्टर इज डीपली टच्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेकिन जब वो वहाँ देने जाता है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसके लेंचो के जानने के बाद वो देखता है कि एड्रेस किसका लिखा है, तो देखता है गॉड का एड्रेस लिखा है। तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोल के देखता है, और पोस्ट मास्टर को देख के बिल्कुल उसको एक डीपली टच होता है कि यार इस इंसान को भगवान पे कितना भरोसा है। द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंड सम मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने जो भी कलीग्स रहते हैं, दूसरे पोस्ट मास्टर्स रहते हैं, उनसे बात करता है, और सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके, टोटल 70 पैसे उनके पास इकट्ठे होते हैं, 70, और वो लेंचो को दे देते हैं। बट द मनी सेंड बाय द पोस्ट मास्टर इज लेस देन वॉट लेंचो हैड डिमांडेड, लेकिन ये पैसे कम रहते हैं जितने लेंचो डिमांड करता है। थ्रू इज लेटर, लेंचो वंस अगेन राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो क्या करता है, वापस से भगवान को लेटर लिखता है, इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज डाउट अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। और भगवान को क्या लिखता है कि आप अब भगवान जो भी पैसे भेजें वो आप मेरे एड्रेस पे भेजना, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर रहते हैं ना, वो क्या है, उनको उन्होंने बोला है बंच ऑफ क्रुक्स। याद रखना ये क्या बोला है मैंने, बंच, BUNCH, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है लुटेरों का समूह। ऐसा लेंचो उस लेटर में लिख के देता है कि पोस्ट मास्टर और जो कलीग्स है वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि उसको लगता है कि यार भगवान तो गलती करेंगे नहीं, जब मैंने भगवान से 100 पैसे मांगे 100 ही देंगे ना, 70 क्यों दिए भगवान ने। तो उसको ऐसा लगता है, एक तो बेचारे हेल्प करते हैं उसकी, उल्टा वो उन्हीं को लुटेरा बोल देता है। क्या करें, आज का ज़माना ऐसे ही, वैसे नेकी करो दरिया में डालो। नेक्स्ट चैप्टर, भगवान सी द ट्रुथ बट वेट। भगवान सच्चाई देखता है पर इंतज़ार करता है। आपने सुना होगा ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान देखता सब कुछ है पर वेट करता है। तो इवन डिम्ट्रिच एक्सियोनोव इज़ अ मर्चेंट लिविंग इन, एक मिनट, लिविंग इन व्लादिमीर। ये एक मर्चेंट है, मतलब एक व्यापारी है जो यहाँ पर रहता है। अ टाउन रशिया, रशिया के एक टाउन में, इसका नाम है व्लादिमीर। ऑल्दो एक्सिनोव इज़ प्रोन टू ड्रिंकिंग, ही इज़ नॉट वायलेंट। वो शराब ज़रूर पीता है लेकिन फिर भी वायलेंट नहीं होता है। एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड वेल लाइक्ड बाय पीपल। वो रिस्पॉन्सिबल है
और सबके द्वारा पसंद किया जाने वाला है। That know him, जो उसको जानते हैं। One day he goes to a fair as a business venture, एक दिन वो एक फेयर में गया, मतलब फेयर मतलब जो मेला लगता है, बाजार लगता है, वहाँ पर गया। He did not listen to his wife who had pleaded for him not to go, उसकी वाइफ बोलती मत जाओ मत जाओ, फिर भी वो चले जाता है। बिकॉज अ नाइट मेयर शी हैड, क्योंकि उसकी पत्नी को सपना आता है, एक बुरा सपना, इस कारण वो मना करती है, फिर भी उसका पति चले जाता है। एक्सिनोव मीट्स अनादर मर्चेंट ऑन दिस वे, वहाँ पर वो जाके एक दूसरे व्यापारी से मिलता है। दे चेकड इन टू एन इन एंड हैव अ गुड टाइम ड्रिंकिंग एंड रिटायर सेपरेटली, उन्होंने साथ में अच्छा समय बिताया, बात की, ड्रिंक किया और वो वहाँ से अलग अलग चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सिनोव लीव्स विदाउट द अदर मर्चेंट, वो उसको लीव विदाउट मतलब बिना उसको छोड़ के अकेला चला गया। अ लिटिल लेटर ही स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन, उसको एक पुलिस वाले ने रोक लिया। दे टेल दैट, उसने कहा अ मर्चेंट वॉज मर्डर्ड एंड रॉब्ड, उसने कहा कि जिस व्यापारी से आप मिले थे उसका मर्डर हो गया है, उसको लूट लिया गया है। एंड देन दे सर्च एक्सिनोज बैग, तो वो एक्सिनोज के बैग को चेक करते हैं। दे फाइंड अ ब्लडी नाइफ एंड डिस्पाइट एक्सिनोज क्लेम, वो देखते हैं कि उनके पास एक खून भरा चाकू पड़ा है। दैट ही इज़ नॉट अ मर्डरर, ही इज़ सेंटेंस एंड सेंट टू सिबेरिया, उसने मर्डर नहीं करा फिर भी उसको सिबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। एक्सिनोव स्पेंड 26 ईयर इन सिबेरिया, 26 साल वो सिबेरिया में उसको बिताने पड़ते हैं। रिजाइन टू हिज प्लाइट, ही डिसाइडेड हिज लाइफ टू गॉड, इतना सब कुछ उसके साथ हो जाता है तो वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ आगे की भगवान को डेडिकेट कर देता है। वन डे अ न्यू प्रिजनर मकर सेम्योनिच कम्स टू द प्रिजन, एक नया कैदी जिसका नाम है मकर सेम्यूज, वो कैद में आता है। एक्सिनोव इज कन्विंस्ड दैट मकर सेम्योनिच इज द मैन हु कमिटेड द मर्डर फॉर विच ही इज ब्लेम्ड, तो उसे पता पड़ता है कि यार ये तो वो आदमी है जिसकी वजह से, जिसने मेरा मर्डर किया और जिसका ब्लेम मेरे ऊपर आ गया था। वन डे द गार्ड फाइंड अ टनल इन द प्रिजनर, एक दिन गार्ड ये देखता है कि जेल में एक टनल है, एक मतलब टनल समझते हो ना, एक गुफा टाइप में है। द एक्सिनोव न्यू दैट इट वॉज मकर सेम्योनिच, वो समझ जाता है कि ये मकर सेम्योनिच है। हु हैड डग द होल, जिसने ये गड्ढा खोदा है। बट ही डज नॉट टेल द पुलिस, लेकिन फिर भी वो पुलिस को नहीं बताता है। मकर सेम्योनिच एडमिट्स टू एक्सिनोव दैट इट वॉज ही हु हैड किल्ड द मर्चेंट, वो खुद से बताता है कि हाँ मैंने ही उस दिन उस व्यापारी को मारा था। एक्सिनोव फॉरगिव सेम्योनिच, वो उसे माफ़ कर देता है। मकर सेम्योनिच कन्फेसेस टू द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी के पास भी आके कन्फेस करता है। एंड द प्रोसेस फॉर एक्सिनोव टू बी क्लियर्ड इज़ बिगन, और वहाँ से पता पड़ता है लोगों को कि ये आदमी बिल्कुल क्लीन है। अनफॉर्चुनेटली एक्सिनोव डाइज बिफोर ही कैन रीच होम, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, वो घर जाने के पहले ही उसकी मौत हो जाती है। बट ही डाइज इन पीस, लेकिन वो बिल्कुल इज़्ज़त की और शान की मौत मरता है। देखिए ये पूरी छोटी सी स्टोरी है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। 26 साल जेल में रहता है वो, उसको सिबेरिया की जेल में भेज देते हैं मर्डर के इल्ज़ाम में, और बाद में पता पड़ता है कि वो मर्डर उसने नहीं किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपने घर नहीं पहुंच पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो यही जो है पूरी स्टोरी है, जो बहुत प्यारी स्टोरी है। अगर आपको सुनना हो तो इस स्टोरी को वापस एक दो बार सुन लेंगे तो आपको सारी स्टोरी याद हो जाएगी। आप नाम ध्यान रखना, जेल का नाम ध्यान रखना, पर्सन का नाम ध्यान रखना, काम ख़त्म। नाउ लास्ट चैप्टर, माई बैंक अकाउंट इज़ अ ह्यूमर एसे रिटन बाय स्टीफन, पूरा नाम लिखा पिकॉक, शायद कुछ और होगा वो, कि एक्चुअली ऐसा फोटो भेजा स्टूडेंट ने दिख नहीं रहा है। इन पोजीशन ऑफ अ मैन हु इज़ ओपनिंग एन अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, एक पर्सन है जो पहली बार बैंक में अपना अकाउंट खोलना जा रहा है। आफ्टर गेटिंग अ रेज ऑफ $56, उसके पास $56 आ गए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। द ऑथर आस्क दैट द बैंक इज़ राइट प्लेस टू कीप हिज मनी, उसे पता पड़ता है कि बैंक वो जगह है जहाँ पर वो पैसा सुरक्षित रख सकता है। द ऑथर इज़ वेरी नर्वस, ऑथर बहुत ज़्यादा नर्वस था। थिंकिंग दैट इट इज़ अ बेटर टू कंसल्ट अ मैनेजर बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट, तो सोचता है कि यार अकाउंट खोलने से पहले क्यों ना मैनेजर से बात कर ली जाए। ही मीट्स द मैनेजर, वो मैनेजर से मिलता है। द ऑथर हु इज़ एक्सट्रीमली नर्वस लॉसेस हिज स्पीच
एंड द मैनेजर थिंक्स ही इज़ अ डिटेक्टिव। वो अपना बोलना भूल जाता है तो उसे लगता है कि यार ये कोई आदमी शायद कोई अलग ही पर्सन है। द ऑथर टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू ओपन एन अकाउंट। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर खाता खोल आया हूँ, $56 है मेरे पास। एट दिस द मैनेजर बिकम वेरी एंग्री। मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है। असिस्ट अनयूजुअल बिहेवियर असिस्ट इन द अकाउंटेंट शो द ऑथर हाउ टू एन ओपन। वो बोलता है कि जाओ भैया खाता खोल लो। ड्यू टू द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द ऑथर एवरीबडी टेक हिम एज वेरी वेल्दी मैन। उसका ऐसा बिहेवियर देख के लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रईस आदमी है। हु इज़ नॉट फीलिंग वेल, जो बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर पा रहा है। ही गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड कन्फ्यूज्ड। मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, कन्फ्यूज्ड पर्सन है। इन दिस कन्फ्यूजन द ऑथर विड्रॉ ऑल द मनी विच ही हैज़ जस्ट देन डिपॉजिट। उसे पता नहीं पड़ पाता है, कन्फ्यूजन में जितना पैसा वो डिपॉजिट करता है उतना विड्रॉ भी कर लेता है। ही रियलाइज इज मिस्टेक एंड बिकम एम्बेरेस्ड। अब उसे पता पड़ता है कि यार मैंने गलती कर दी, और शर्मिंदा होता है। इन ऑर्डर टू हाइड हिज एम्बेरसमेंट ही कलेक्ट हिज मनी एंड वॉक आउट इन द बैंक। अब वो सोचता है कि फिर बोलूँगा मेरे को जमा करना है तो फिर लोग मेरे पर हंसेंगे, तो चुपचाप पैसे लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। ही हियर्स अ लाउड लाफ्टर बिहाइंड हिम। वो देखता है कि लोग उसके ऊपर बहुत हंस रहे हैं। फ्रॉम दैट डे द ऑथर प्रिफर टू कैरी हिज मनी एदर इन पॉकेट और इन हिज सॉक। उस दिन से ऑथर सोच लेता है कि भाई साहब बैंक में खाता खुलवाना तो हमारे लायक है नहीं, हम तो एक काम करते हैं चुपचाप से इसे हमारी जेब में रख लेंगे या हमारे सॉक्स मतलब मोजे में। बैंक वैंक में खाता खुलाना हमारे बस की बात नहीं है। मतलब पूरी स्टोरी में यही है कि राइटर जाता है बैंक वाले के पास खाता खुलवाने, बहुत नर्वस रहता है तो मैनेजर से बात करता है। मैनेजर को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है तो वो अकाउंटेंट को बोलता है कि जाओ इसका अकाउंट ओपन कर दो। अब जब मैनेजर उसका अकाउंटेंट उसका अकाउंट ओपन करवा देता है तो उसे पता ही नहीं पड़ता है और वो गलती से खुद के पैसे वापस निकाल लेता है। अब उसे लगता है कि लोग बहुत एम्बेरेसिंग फील होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, तो चुपचाप से पैसे लेके बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर बहुत हंसी उड़ाते हैं तो वो सोचता है भैया खाता खुलवाने से अच्छा है जो पैसे है ना वो मैं अपने पास रख लूँ भैया, ज़्यादा हमसे ना हो पाए। सही बात है ना। तो गाइज़ ये मैंने आपकी पूरी यूनिट 1 डिटेल में कंप्लीट करवा दी है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। अब आपको सेकेंड यूनिट में बात करें तो आइटम्स पूछ सकते हैं, फ्रेज पूछ सकते हैं, टेंसेस ज़रूर आते हैं आपको, डू एज डायरेक्ट में आते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन ये आपको पेपर में पूछते हैं। देखो डू एज डायरेक्ट आपको ज़रूर आएंगे और उसमें आपको यही इन्हीं पे डू एज प्रीपोजिशन आ सकते हैं डू एज डायरेक्ट में। टेंसेस के कन्वर्ट करना है आपको, वर्ब के करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए, आर्टिकल फिल करने के लिए, या आपको डू एज डायरेक्ट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके लिए आप मैं फिर बोल रहा हूँ बीएससी का सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। यूनिट 3 में आपके सामने है शॉर्ट एसे ऑन गिवन टॉपिक। एक टॉपिक दिया होगा आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आता लिखना। और लेटर आएगा आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन, ये आप सबने 12th में सीख रखी है। नहीं आती तो आप मेरी 12th की इंग्लिश की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों कैसे लिखते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो सब मैंने बता रखा है। देखिए फॉर्मल लेटर जो अपन किसी अधिकारी को, इस मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल को, किसी जॉब के लिए मैनेजर को, या लाउड स्पीकर के जो लिखते हैं ना, आपने दिखा होगा, वो होते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या होते हैं, आपने आपको भाई को लिखा, पेरेंट्स को लिखा मनी ऑर्डर के लिए, ब्रदर को एग्ज़ाम के लिए सजेस्ट किया, आप तो कोई भी भाई बहन दोस्त रिलेटिव को लिखने के लिए इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक। यूनिट 4 के अंदर है आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब इंग्लिश पैसेज टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। या तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आ सकता है या फिर हिंदी से इंग्लिश में, मतलब दोनों आपको आ सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, कुछ भी आपको एक आ सकता है। या तो एक पूरा पैसेज दिया रहेगा, आपको बोलेंगे पूरे पैसेज को ट्रांसलेट कर दो, या फिर पॉइंट दिए होंगे कि इन पॉइंटों को आपको कोई भी 6 कोई भी 7 पॉइंट ट्रांसलेट करना है, ये आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती हो तो। यूनिट 5 ड्राफ्टिंग सीवी। सीवी कैसे बनाते हैं
इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप सीवी कैसे बनता है देख सकते हैं। सीवी मतलब क्यूरिकुलम विटे। जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सीवी बनाना होता है, मतलब उसमें आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पूरा पता। अगर किसी ने भी जॉब के लिए अप्लाई करा होगा आज तक तो उसे पता होगा, इसे आप रिज्यूम भी कहते हैं, वही सीवी होता है। आपकी पर्सनल डिटेल डालते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप में कौन सी स्किल्स हैं, जॉब के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप में कौन सी आपकी हॉबीज़ है, जो जो आपके, अच्छा जिस जॉब के लिए आपको पूछा जाएगा ना उसी जॉब के संबंधित नॉलेज आपको लिखना है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। अरे भाई साहब, लफासी करने में तो एक नंबर है अपन, कुछ भी बोल दो। अब मान लो आपको उन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लिखना है कि आपने बीएड करा है, आपने एमएड करा है, काय में, इंग्लिश लिटरेचर में करा है ना, बीएड करा है और डीएड करा है, तो ये आपको लिखना है। अगर आपको उन्होंने बोला है कि आपको अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप लिख दो कि आपने भैया बीकॉम करा है, एमकॉम करा है या एमबीए करा है ना, या फिर आपने सीए सीएस कुछ भी करा है, ये आप लिख सकते हो सीवी के अंदर, ठीक है। और आप मेरा वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था पूरा इंग्लिश का आपके लिए मैं लेकर आ गया था स्पेशली आज। डिटेल में आपको मैंने एक चैप्टर की समरी समझा दी है। अगर आप समरी लर्न कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक किसी भी क्वेश्चन आंसर में आपको नहीं आएगी। यूनिट सेकंड में से सिर्फ और सिर्फ डूज डायरेक्ट आएंगे, यूनिट थर्ड में से लेटर और शॉर्ट कंपोजिशन ऐसे आएगा, यूनिट 4 में से ट्रांसलेशन करने के लिए आएंगे, और 5 में सीवी। बहुत आसान पेपर होने वाला है गाइज। और देखिए ये 6 चैप्टर में से ट्री, स्कॉर्पियन, ईदगाह, इन सब के आपको पेपर में एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सबके मिलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में से लगभग मिलेगा। तो इसलिए समरी करके जाओगे ना तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत की है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक पेपर आपको और मिल जाए इसका तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार दिल खोल के कमेंट किया करो यार बॉस। बहुत मेहनत लगती है, रात हो जाती है वीडियो बनाने में, 2-3 बज जाती है अपलोड करने में। तो अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, देखिए मैं भी बाकी यूट्यूब चैनल की तरह सिर्फ पेपर अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको वो एफर्ट ठीक लग रहा हो तो आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर अदरवाइज़ मैं भी नेक्स्ट टाइम से वीडियो अपलोड कर दूंगा पेपर, ठीक है ना। तो मिलते हैं, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।